Hello students, welcome to the lecture 2 of electrochemistry. तो आई होप बेटा आपको लास्ट क्लास में हमने जितनी भी चीजें पढ़ी थी वो आपको क्लियर हुई होंगी, क्योंकि वही अब हमारा बेस बनने वाला है आज के सेशन का। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट सेशन को अच्छे से क्लियर नहीं किया है तो पहले वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना एंड देन ये वाला लेक्चर देखना। एंड बेटा अगेन बोल रही हूं, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस योरसेल्फ, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस चैप्टर में। तो चलिए यार आज का अमेजिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम शी पढ़ने वाले हैं। शी मतलब शी क्या होता है मैम? शी तो गर्ल के लिए यूज करते हैं ना, तो शी पढ़ने वाले हैं क्या हम? शी मतलब बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्चुअल में रेफरेंस होता है और उसी के बेसिस पे बाकी सबके रिडक्शन पोटेंशियल्स कैलकुलेट किए जाते हैं। एक बहुत ही अमेजिंग सी बात अगर आप यहां पर देखो, मतलब दिस इज नॉट रिलेटेड टू स्टडीज बट यस, शी स्टैंड्स फॉर अ गर्ल एंड एक लड़की पूरे वर्ल्ड का रेफरेंस होती है। यस, एवरीथिंग इज सराउंडेड बाय because everything is because of a girl, right? Yes, so we should respect women, ये बात तो हमें पता ही है। सेम उसी तरह से शी जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी रेफरेंस है, उसी के अराउंड सारी चीजें हैं भाई, उसी की वजह से बाकी सब एग्जिस्ट कर पा रहा है, उसी की वजह से सबके रिडक्शन पोटेंशियल्स और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यानी कि रियल लाइफ में देखो या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो, शी हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? यस, तो अगला अगर हम देखें तो वी विल स्टडी सेल ईएमएफ। बेटा सेल के ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू, हम वो डिस्कशन करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो कल जो हमने पढ़ा बेटा उसके बेसिस पे आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है, तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन कहता है दैट फॉर द सेल रिएक्शन, आपको एक सेल रिएक्शन दी हुई है और आपको बताना है कि कौन सा सेल रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। अगर लास्ट क्लास क्लियर है तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है? तो सबसे पहले मैम जब हमें सेल रिएक्शन दी होती थी तो हम ढूंढते थे हाफ सेल्स, ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, रिडक्शन कहां हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। अगर मैम हम यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखें तो कॉपर सॉलिड स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। मैम Cl2 एक्वस स्टेट में है। बेटा Cl2 जो है वो गैस है आपकी, Cl2 तो गैस होती है ना, ये एक्वस स्टेट में नहीं है, ये गैस है, ठीक है? तो Cl2 आपकी गैसियस स्टेट में है, एलिमेंटल फॉर्म में है बेटा, तो ये भी 0 होगा। Cu2 प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस हमें दिख रही है और ये हमें माइनस दिख रहा है, 1 माइनस। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो आप इन दोनों को रिलेट करोगे और आप इन दोनों को रिलेट करोगे। तो चलो अब हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन कॉपर गिव्स यू कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? सेकेंड जो रिएक्शन है वो है बेटा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस विल गिव यू व्हाट, 2Cl माइनस। ये बात हमें समझ आ रही है? यस मैम। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो बेटा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो हम कहेंगे मैम दिस इज ऑक्सीडेशन। एंड बच्चा यहां पर क्या हो रहा है मैम? यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो मैम हम इसको कहेंगे कि ये रिडक्शन हो रहा है, राइट? तो मैम जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? बेटा जहां ऑक्सीडेशन होता है आप उसे एनोड कहते हो, तो ये आपका एनोड है। और बेटा जहां पर रिडक्शन होता है उसे आप अपना कैथोड कहते हो, तो ये आपका कैथोड है। तो मैम अब तो सेल रिप्रेजेंटेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि सबसे पहले हमें सॉल्ट ब्रिज बनाना है, फिर हमें इस साइड पे एनोड लिखना है, इस साइड पे कैथोड लिखना है। एनोड पे मैम पहले मुझे आयंस लिख रहे हैं, मुझे पता है क्योंकि आयंस थोड़े डरते हैं, तो Cu2 प्लस एक्वस हो जाएगा। उसके बाद में मैम कॉपर जो है वो सॉलिड है, तो कॉपर को मैं सॉलिड में लिख दूंगी, और अगर मैंने सॉलिड लिख दिया मैम तो मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, वो एंड है, परफेक्ट। अब बेटा कैथोड की साइड आओ। कैथोड पे भाई आयन जो है वो Cl माइनस है और मैम स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखते नहीं है, तो Cl माइनस एक्वस मैम ये मैंने यहाँ पर आयन लिख दिया। इसके बाद में मैम अगर कोई गैस है तो गैस लिखनी पड़ेगी। बेटा Cl2 आपकी गैस है तो Cl2 गैस लिख दी। अब मैम इसके बाद में मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इसके बाद मैम मुझे यहां पर कुछ तो सॉलिड में लिखना पड़ेगा जो मेरा इलेक्ट्रोड होगा। अब बेटा आपको यहां पे थोड़ा सा ऑप्शंस को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है?
पहले देखो कि इतना सैंपल कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बाद में आगे डिस्कशन करेंगे। तो कॉपर सॉलिड, फिर Cu2 प्लस एक्वस, फिर मैम Cl माइनस एक्वस, फिर मैम Cl2 गैस। तो मैम कॉपर सॉलिड भी लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो सॉलिड इलेक्ट्रोड है वो कॉपर लिया, कार्बन लिया गया है, और यहाँ पे कार्बन जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहा, तो वो इनर्ट होगा। तो हाँ बेटा, आप यहाँ पे कार्बन सॉलिड भी लिख सकते हो, जो आपका ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होगा। अब क्वेश्चन आएगा कि मैम प्लैटिनम क्यों नहीं, क्योंकि बेटा ऑप्शन ऐसा दिया हुआ था कि कार्बन यूज किया हुआ था, तो आपको कई बार फिर ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, राइट, यस। तो मैम ऑप्शन ए ही हमें सही लग रहा है, बाकी देख लेते हैं बेटा गलत क्यों है। अगर आप यहां पर देखो तो कॉपर और Cl माइनस ये कैसे आ गए यार, ये तो एनोड या कैथोड एक में हो ही नहीं सकते, अलग अलग हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। थर्ड देखो बेटा, कॉपर 2 प्लस है, ठीक है मैम, लेकिन Cl2 गैस के बाद में कोई भी इलेक्ट्रोड नहीं लिखा हुआ, सॉलिड इलेक्ट्रोड लिखना जरूरी है, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, कॉपर 2 प्लस मैम Cl2 एक्वस, Cl2 गैस, बेटा Cl2 गैस जो है मैम वो पहले लिख दी, लेकिन आयन डरपोक होता है ना, तो आयन को पहले आना चाहिए था, तो बेटा इसलिए ये भी आपका गलत हो गया। इजी, यस। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, और ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, परफेक्ट, अमेजिंग बच्चा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, पहले उसे हमें ध्यान से देखना है, वीडियो को पॉज करना है बेटा और खुद ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। मैम साइड हो जाएंगी, पॉज करो और पहले खुद ट्राई करो। क्वेश्चन कहता है फॉर द गैल्वेनिक सेल, इस बार आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, ठीक है, और आपसे बोला गया है कि सेल रिएक्शन क्या होगी इस सेल रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। तो चलो बेटा वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो, उसके बाद में मैम का अप्रोच देखना है। चलो मैम, अगर मैं इस पूरे के पूरे सेल रिप्रेजेंटेशन को देखूं तो ये मेरा सॉल्ट ब्रिज है, ये आपका सॉल्ट ब्रिज है, यस मैम। तो बेटा इसके इस साइड क्या होगा मैम, इस साइड होगा एनोड, और इस साइड क्या होगा कैथोड। तो मैम चलिए रिएक्शंस लिखना शुरू करते हैं, सिलसिला शुरू करते हैं। तो चलो बेटा, अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि मैम इलेक्ट्रॉन लूज किया जाएगा, तो आपकी जो रिएक्शन बनेगी वो बन जाएगी, पहले लिख दो यहां पे एनोड, और इस एनोड पे जो रिएक्शन बनेगी वो हो जाएगी मैम Fe2 प्लस विल गिव मी Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, यस। तो Fe2 प्लस Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन देगा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ये है एनोड। अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पे मैम होता है रिडक्शन, तो यहां होना चाहिए रिडक्शन। तो देखो यहां पर आपके पास आयंस क्या है, तो यानी कि मैम इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, तो यही आपकी रिएक्शन बन सकती है, राइट, यस मैम। तो ये बेटा आपकी दो सेल रिएक्शंस हो गई हैं। अगर आप यहां पे देखो तो मैम ये मेरा हो रहा है ऑक्सीडेशन, एंड मैम यहां पर हो रहा है हमारा रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है, यस। तो अब बेटा अगर आप नेट सेल रिएक्शन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, मैंने आपको बताया था कि नेट सेल रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नहीं आ सकते, ठीक है। इस वाली रिएक्शन में मैम एक इलेक्ट्रॉन है और इस वाली रिएक्शन में मैम दो इलेक्ट्रॉन है, क्या करें क्या करें, तो बेटा आपको कोशिश करनी है कि ये इलेक्ट्रॉन इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाएं और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। कैसे मैं इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल कर सकती हूँ, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो, है ना, अगर आपने इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा, और मैम यहां पे भी 2 आ जाएगा, राइट, यस। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब क्या करना है बेटा, अब तो ऐड करना है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, एरो के इस साइड है, एरो के उस साइड है, बाकी की पूरी रिएक्शन लिख दो यार, क्या बन जाएगा, 2 Fe2 प्लस प्लस Fe2 प्लस will give you 2 Fe3 प्लस प्लस Fe solid, right, yes। तो 2 Fe2 प्लस प्लस Fe2 प्लस मैम 3 Fe2 प्लस will give me 2 Fe3 प्लस प्लस Fe solid, और यही बेटा आपकी नेट सेल रिएक्शन होगी। देखा, निकाल लिया आप लोगों ने, मुबारक हो। तो चलो अब हम आंसर देखते हैं। 3 Fe2 प्लस यहां पर है, और फिर 2 Fe3 प्लस यहां पर है, और फिर Fe। तो मैम ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो बेटा इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो यार बहुत ही बढ़िया, इसको लिख लीजिए, मैम साइड हो जाएंगी, वीडियो को पॉज कर लो और लिख लो बेटा, ठीक है। चलो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपने ये सब लिख लिया होगा। अब हम देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। ये क्या है, एक प्यारी सी पिक्चर आपके सामने आई है और ये कहता है दैट व्हाट डिड यू डू दिस मॉर्निंग विच यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी। आपको 1 मिनट देना है और सोचना है कि आज पूरा दिन में मॉर्निंग से आपने क्या क्या चीजें की जहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई। मैम उठते ही रूम की लाइट जलाई, इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई। मैम आपका लेक्चर देख रहे हैं, फोन में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, मैम लाइट जलाई। तो बेटा यहां पर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज कर रहे हो, राइट। खाना बनाते हो, टोस्टर यूज करते हो, गाने सुनते हो, हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। तो बेटा ये सब चीजों के लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ना है। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर डेली लाइफ, देखो इसको याद मत करने बैठना, दिस इज जस्ट फॉर फन कि कहां कहां हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, ठीक है। यस अमेजिंग बच्चे, परफेक्ट। तो अब हम यहां पर ये बताने के बाद मैं आपको ये बोलना चाहती हूं कि बेटा हर एक सेल का ना अपना एक EMF होता है। अब मैम वो EMF क्या होता है बेटा, इस EMF को कहते हैं, दिस EMF स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ठीक है। दिस इज योर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हर एक सेल का अपना एक EMF होता है और उस EMF को कैलकुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और बेटा इस EMF को E0 या फिर E से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा मैम E0 या फिर E क्यों, कब E0 कब E, तो इसी का डिस्कशन अब हम करने वाले हैं। हर एक सेल का, जब जिसके 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा, बेटा हर एक सेल का अपना एक EMF होगा, उसकी एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी और हम उसे कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम EMF की बात करते हैं तो मैम EMF किसी भी सेल का किस किस चीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द EMF ऑफ अ सेल डिपेंड्स। द EMF ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। आपकी एक रिएक्शन हो रही होगी, इलेक्ट्रो जो आप नेट सेल रिएक्शन लिखते हो, यस। तो उस नेट सेल रिएक्शन में कितना अमाउंट ऑफ आपने रिएक्टेंट यूज किया, कितना अमाउंट ऑफ आपका प्रोडक्ट बना बेटा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर EMF बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेटा नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन पे भी EMF डिपेंड करता है कि आपकी जो केमिकल रिएक्शन है उसका नेचर क्या है। सारे के सारे गैसियस एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन वाले एलिमेंट्स हैं, या फिर ऐसे हैं जो सारे के सारे अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में हैं। मैम स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है बेटा, वो भी मैम बताएंगी आपको, ठीक है। तो मतलब कि आपके रिएक्टेंट्स का नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट्स का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस क्या है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज योर बेटा अगर गैसेज हैं तो उनके प्रेशर्स पे डिपेंड करता है, जैसे वो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन थी सेम उसी तरह से अगर गैसेज हैं तो बेटा उसके प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा EMF। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर टेम्परेचर। EMF जो होता है वो टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपने किस टेम्परेचर पर एक्चुअल में एक रिएक्शन को करवाया है। तो 4 मेजर फैक्टर्स हैं मैम जिसके ऊपर EMF डिपेंड करता है। अगर आयंस हैं, सबसे पहले तो मैम नेचर पे डिपेंड करता है, गैसेस हैं, एक्वस सोल्यूशन है, स्टैंडर्ड स्टेट में है या नहीं, इन सब पे डिपेंड करता है पहला। दूसरा मैम अगर एक्वस आयंस है तो उनके कॉन्सेंट्रेशंस पे डिपेंड करता है। तीसरा मैम अगर गैसेस हैं तो उनके प्रेशर्स पे डिपेंड करता है। चौथा मैम अगर टेम्परेचर की बात करो तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बेटा ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड। मैम ने एक वर्ड यूज किया था विच वॉज स्टैंडर्ड स्टेट। तो बेटा स्टैंडर्ड स्टेट कब होती है, कोई भी एलिमेंट लेटस से हमने बोला कि सोडियम सॉलिड, हमने बोला कॉपर सॉलिड, हमने बोला Cl2
गैस। तो बेटा कोई भी एलिमेंट एक्वा स्टेट में, गैसियस स्टेट में, जब आप उसका ईएमएफ कैलकुलेट करोगे और आप कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस लो, वो पर्टिकुलर कंडीशंस किस किस की होती हैं, आपके कॉन्सेंट्रेशन की, टेम्परेचर की और प्रेशर की। अगर मान लो मैं कोई भी कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी सोल्यूशन ले रही हूं और मैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ले रही हूं, 1 मोलर यानी कि 1 मोल पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, और मैं उसका टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन ले रही हूं और मैं प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर ले रही हूं, तो बेटा इन 3 स्टेट्स को कंबाइन करके अगर कोई एलिमेंट यहां पर एग्जिस्ट करता है तो वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैं बोलूं कि मेरे पास कॉपर सॉलिड है, आई हैव कॉपर एंड दैट कॉपर इज प्रेजेंट एट, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है और वो मैम 298 केल्विन पे है और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे है, तो बेटा वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर है। अब अगर आपको कोई बोल दे कि कोई भी आयन है, लेट अस से क्या आयन ले, सोचते हैं मैम, अगर कोई भी आयन है, लेट अस से आपने कॉपर 2+ लिया और मैम आपने इसका प्रेशर जो है वो तो 1 एटमॉस्फेयर ले लिया, टेम्परेचर आपने 296 केल्विन ले लिया और मैम आपने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन जो है मैम आपने 1 मोलर ले ली, तो क्या मैम ये अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है? नहीं बेटा, दिस इज नॉट इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। क्यों नहीं है मैम ये इसकी स्टैंडर्ड स्टेट? क्योंकि बेटा ये जो है इसका टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है ना, इसका टेम्परेचर 296 केल्विन है, तो ये तीनों कंडीशंस जब फुलफिल होती हैं तो हम कहते हैं कि एक एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो एन एलिमेंट इज डिफाइंड टू बी इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट व्हेन इट इज प्रेजेंट एट SATP कंडीशंस। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, अगर सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन देयर रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है, रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है SATP कंडीशंस पे प्रेजेंट है, द कोरस्पॉन्डिंग EMF इज नोन एज द स्टैंडर्ड EMF। अब आपने एक रिएक्टेंट का स्टैंडर्ड EMF, एक रिएक्शन पूरी लिखी हुई थी, उसका EMF कैलकुलेट किया और उसके सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो थे वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में थे। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी रिएक्शन SATP कंडीशन पे हुई है, तो जो उसका EMF आता है बेटा वो स्टैंडर्ड EMF होता है एंड इट इज डिनोटेड बाय E0। ये जो E0 वर्ड होता है वो स्टैंडर्ड EMF होता है, जबकि जो नॉर्मल EMF होता है वो कोई भी टेम्परेचर पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी प्रेशर पे, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पे, लेकिन SATP कंडीशंस पे आपको E0 मिलता है। स्टैंडर्ड EMF हैज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ गिवन रिएक्शन। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड EMF की एक कांस्टेंट वैल्यू होगी एक गिवन रिएक्शन के लिए, क्योंकि हर चीज आपने फिक्स कर दी है, आपने कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, हर चीज फिक्स कर दी है, तो हर एक रिएक्शन का अपना एक स्टैंडर्ड EMF होता है, लेकिन हर एक रिएक्शन का अपना नॉर्मल EMF, ई वाला EMF कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे आप अलग अलग कंडीशंस ले सकते हैं। ठीक है, यस, तो ये 2 पॉइंट्स आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये E0 होता है मैम, ये कब कैलकुलेट होता है, SATP कंडीशंस पे, और मैम ये EMF होता है नॉर्मल एनी अदर कंडीशन, कोई भी और कंडीशन पे अगर आप EMF कैलकुलेट करते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, नॉर्मल EMF ऑफ सेल हो जाता है। ठीक है, तो इसे देख लो बेटा, इसे लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अब हम समझेंगे कि हम EMF की कैलकुलेशंस करते कैसे हैं, EMF की कैलकुलेशंस करनी कैसे हैं मैम, ये आप समझा दीजिए ताकि चीजें थोड़ी आसान हो जाए। ठीक है, यस, तो चलो बेटा, EMF की कैलकुलेशंस करने के लिए आपके पास में अगेन 2 इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए जो मैंने आपको बताए थे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इलेक्ट्रोड EMF कैलकुलेट करने के लिए आपको एनोड और कैथोड चाहिए होता है। यहाँ पे ये जिंक एनोड है आपके पास में और कॉपर वाला जो पार्ट है वो आपके पास कैथोड है। ये जो हमने बिल्कुल गैल्वेनिक सेल बनाया था ना, वही डायग्राम मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया है। ठीक है, ये जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, और क्योंकि मैम ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो बेटा ये लाइट जो है ये जलेगी, ये जो लाइट है ना मैम ये जलेगी, क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और मैम लाइट जलेगी। ठीक है बेटा, यस, तो हम इसका सेल EMF जो है वो कैलकुलेट करेंगे। आई होप यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है,
आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको सेल रिएक्शन लिखने में कोई इशू है। हम सेल रिएक्शन 2-3 बार लिख चुके हैं बेटा इसका। यस, चलो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की कि मैम आपने ये तो बता दिया कि हर एक सेल का अपना एक स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वो उसका ईएमएफ जो होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है भाई, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मैम हम ईएमएफ कैलकुलेट क्यों करते हैं? ईएमएफ कैलकुलेट करने से क्या हो जाएगा? बेटा देखो, आपको कैसे पता चलेगा कि एक सेल जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है? मतलब मैंने आपके सामने एक सेल लाके रख दिया, मैंने नहीं बताया कि ये कौन सा सेल है, मैंने बस आपको लाके रख दिया। नाउ यू हैव टू टेल मी कि ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, होगी अपने आप या नहीं होगी। तो ये बेटा आप फाइंड आउट करते हो बाय कैलकुलेटिंग देयर ईएमएफ वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज? ईएमएफ वैल्यूज। तो यही यहां पर आपको बताया हुआ है कि अगर आपके ईएमएफ की, अगर आपके ईएमएफ ऑफ दी सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है, अगर वो पॉजिटिव आती है तो आप कहते हो कि वो सेल जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कर रहा है, अपने आप लाइट जल जाएगी, बाहर से कोई फोर्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पर अगर आपके ईएमएफ ऑफ दी सेल की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो आप कहते हो कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप नहीं होगी, उसके लिए आपको फोर्स देनी पड़ेगी, तभी आपका ईएमएफ जो आपका मतलब बाहर से आपको बैटरी लगानी पड़ेगी, तभी आपकी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यानी कि मैम ईएमएफ कैलकुलेट करना इसलिए आसान है क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उससे सेल स्पॉन्टेनियस है या नहीं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया, इतना तो हमें क्लियर हो गया है। अब बेटा इसके बाद आता है, इसके बाद आता है शी क्या है मैम? SHE। ठीक है बेटा, तो ये है आपका SHE विच इज शी, विच इज योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, विच इज योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब कभी भी जब आप ईएमएफ कैलकुलेट करते हो तो उसके लिए मैंने आपको बोला आपको दोनों इलेक्ट्रोड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब हम इस चीज को समझेंगे कि मैम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो हमें कैसे हेल्प करता है कि किसी भी सेल की ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए। तो बेटा मैंने आपको बोला था ना कि आप SATP कंडीशंस के ऊपर E नॉट वैल्यू कैलकुलेट करते हो। ठीक है, अगर आपको E ऑफ सेल कैलकुलेट करना है, अगर आपको सेल का E ऑफ सेल कैलकुलेट करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है विच इज E नॉट ऑफ सेल विल बी E ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। अब मैम ये क्या है, नहीं समझ आ रहा? बेटा हर एक एलिमेंट का ना अपना एक रिडक्शन पोटेंशियल होता है जो आपको नहीं याद करना है, मैं आपको बस ये बताऊंगी कि वो कैसे एक्सपेरिमेंटली निकाले गए थे। आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो दिए होंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि हर एक सेल का E नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट किया जाता है E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड करके। ठीक है, यहां पर E नॉट ऑफ कैथोड से आप क्या बोलना चाहते हो? दिस इज योर reduction potential of cathode। ठीक है, सिमिलरली E नॉट ऑफ एनोड यहां पर क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, यस मैम। तो बेटा किसी भी सेल का E नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करने के लिए यू नीड E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, वेयर E नॉट ऑफ कैथोड इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड E नॉट ऑफ एनोड इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब क्या किया गया? SATP शी के अंदर क्या किया गया? बेसिकली उन्होंने क्या किया, आपके सामने इस तरीके से एक इलेक्ट्रोड बनाया, अभी मैंने ये नहीं बोल रही हूँ कि ये कैथोड है या एनोड है, मैं बस बोल रही हूँ कि ये एक इलेक्ट्रोड है। ठीक है, लेट अस से कि वो कुछ इस तरीके से था। मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, जब मैं आपके सामने ऐसे बनाऊंगी तो बहुत बुरी हो जाएगी। ठीक है, यस। तो बेसिकली यहां से क्या किया गया, लेट अस से यहां से बेटा आपकी H2 गैस आपकी यहां से पास कराई गई है। ठीक है, यहां से आपकी H2 गैस पास कराई गई है और ये आपका इलेक्ट्रोड है। कौन सा इलेक्ट्रोड है नहीं पता अभी, और यहां पर आपके H+ आयंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एक रिएक्शन होता है और उन्होंने कंसिडर किया कि H+, दूसरे पेन से लिखते हैं ग्रीन से, उन्होंने कंसिडर किया कि H+
प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू H2 गैस। ठीक है, तो क्या बोला गया, ये बोला गया कि ये जो आपकी इलेक्ट्रोड है, ये जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। और कंसिडर कर लिया गया कि ये जो रिएक्शन हो रही है इसका E0 यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और दैट टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड लिख देती हूं, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आप SATP कंडीशंस पे कर रहे हो, विच इज 298 केल्विन, 1 मोलर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, यस। तो ये कंडीशंस के ऊपर आप ये रिएक्शन कर रहे थे और साइंटिस्ट ने ये बोला कि ये जो रिएक्शन है, लेट अस कंसिडर कि इसका जो E0 है, जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, उसको जीरो कंसिडर कर लेते हैं, अपनी मर्जी से इसको जीरो कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम एक रेफरेंस वैल्यू को जीरो ले लेंगे और पूरे सेल का EMF तो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लिया जाता है, तो हम हर एक इलेक्ट्रोड का इंडिविजुअल रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसके अंदर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वाज आर्बिट्रली कंसिडर्ड टू बी जीरो एट SATP कंडीशंस। ठीक है, यस मैम। तो बेटा ये आपने जीरो कंसिडर कर लिया। अब मैं अगर आपको बोलती हूं कि इसको यूज कैसे करते थे, मान लो अब मैंने आपको कोई भी एक नया सेल दे दिया, मैंने बोला कि यार कॉपर से कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास। ठीक है, अच्छा हमें रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो लेट अस से कि हम इसे कह देते हैं कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये मेरे पास कॉपर सॉलिड है। मुझे इस सेल का ये जो रिएक्शन हो रही है, मुझे इसका E0 वैल्यू कैलकुलेट करना है, मुझे इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो बेटा इसके लिए आप आर्बिट्रली, आप एक्सपेरिमेंटली क्या कैलकुलेट कर सकते हो? E0 ऑफ सेल। आपको E0 ऑफ सेल एक्सपेरिमेंटली मिल जाएगा, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बस एक मशीन होती है जिसमें आप लगा देते हो और आपको E0 ऑफ सेल मिल जाता है। पर E0 ऑफ सेल मिला ना, इसका इंडिविजुअल रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ी मिला, तो फिर वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो कैलकुलेट करने के लिए क्या किया गया, आपको इसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो लेटस से कि आप कॉपर को क्या बना दो, कॉपर को आप बना दो हाइड्रोजन, फिर नीचे कॉपर होता है। आप क्या करो, ऐसे करो कि कॉपर को आप बना दो कैथोड। ठीक है, तो मान लो कैथोड के ऊपर आपने क्या किया, ऐसे इस तरीके से बनाया और आपने ये कॉपर सॉलिड का इलेक्ट्रोड बना दिया। ठीक है, दूसरा आप क्या करो, दूसरा जो आपका एनोड होगा, एनोड उसको बना दो आप SHE। तो एनोड क्या हो जाएगा आपका, लेटर से SHE। इतना तो क्लियर है? यस मैम। तो इसके बाद क्या करना है बेटा, बस इनको ज्वाइन कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम, इनके बीच में जो भी रिएक्शन होगी, जैसे भी होगी, हमें नहीं लेना समझना, हमें बस इतना समझना है कि हम इस सेल का E0 ऑफ सेल तो एक्सपेरिमेंटली मिल जाएगा हमें। शी की वैल्यू मुझे पता है कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है भाई वो जीरो होता है, बहुत क्रिस्टल क्लियर बात है। इसका E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का मुझे कैलकुलेट करना है। आई डोंट नो ये कितना होगा, बट मुझे एक चीज पता है, एक चीज मुझे पता है कि जो ये सेल होगा इसका E0 ऑफ सेल विल बी इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड। कैथोड कौन सा है आपका, ये वाला कॉपर वाला, तो यानी कि E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ SHE, ये वैल्यू आएगी, इतना मेरे को पता है। ठीक है, अब बेटा ये वैल्यू तो लेटर से आपको दी हुई है x, ये वैल्यू आपको दी हुई है लेटर से x। ठीक है, तो आप क्या कहोगे मैम, ये x है, दिस इज E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस E0 ऑफ SHE, तो मुझे पता है जीरो होता है, तो मैम ये जीरो होगा। तो बेटा यहां से आपको रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया ना कॉपर का। और ऐसे ही आप हर किसी एलिमेंट को कॉपर SHE की रिस्पेक्ट में आप हर किसी के रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट रोल SHE का। SHE क्या है, वो बस एक सेल रिएक्शन है, एक इलेक्ट्रोड है जिसको आप कैथोड भी बना सकते हो, एनोड भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। वो कैसे बनाओगे आगे मैं सिखाऊंगी, बट एक साइड एनोड
या कैथोड बना दो, दूसरी साइड दूसरे वाले को कैथोड या एनोड बना दो, ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट कर लो, एसएचई का रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता है, सब्ट्रैक्ट करो एंड यू कैन कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, यस। तो मैम इतना हमें क्लियर हो गया है कि कैसे हम एसएचई को यूज करके किसी और एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक यू कैन टेल कि आपको कैसे रिडक्शन पोटेंशियल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार। ठीक है, चलो अब आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, विच इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। याद है मैंने इनिशियली आपको गैल्वेनिक सेल में बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि क्यों जिंक जो है वो जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन के अंदर जा रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस है, और क्यों दूसरी साइड वाली रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो बेटा स्पॉन्टेनियस क्यों है और क्यों नहीं है उसका जवाब आपको अब मिलने वाला है। तो चलिए अब इसका जवाब मैम आपको देंगी। बेटा ये ना एक सीरीज है, ये एक सीरीज है जो आपको आइडिया रखना है। ठीक है, ये आपको दी गई है, इसको आपको घबराना नहीं है। जो रिडक्शन पोटेंशियल मैंने एसएचई आपको बताया था ना, उसकी रिस्पेक्ट में सबके रिडक्शन पोटेंशियल्स कैलकुलेट किए गए। एसएचई की रिस्पेक्ट में हर किसी एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किए गए और फिर उनको ऐसे रख दिया गया। ठीक है, यहां पर आपके पास हाइड्रोजन कहां आ रहा है भाई, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मैम ये रहा, इस हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल है 0। इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल है 0। इससे नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के रिडक्शन पोटेंशियल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, आर पॉजिटिव वैल्यूज। इसके सारे के सारे नीचे वाले रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव हैं। एंड दूसरा ऑल्सो दे आर इंक्रीजिंग। ये बेटा आपको इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में समझना है कि मैम हाइड्रोजन के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे रिडक्शन पोटेंशियल्स इंक्रीज होते रहेंगे, और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है और उसके नीचे सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, और नीचे जितना जितना जाओगे उतनी ज्यादा पॉजिटिव में वैल्यू होती रहेगी। सिमिलरली अगर हम मैम इसकी बात करें, इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स की बात करें, तो बेटा जब आप ऊपर जाते हो तो यहां पे बेटा जो रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं वो बेटा नेगेटिव वैल्यूज होती हैं इनकी। ठीक है, इनकी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। जैसे जैसे आप 0 से ऊपर जाने लगोगे तो सबकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज नेगेटिव में आने लगेंगी। एंड ऑल्सो दे कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल मैम हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल सकते हैं दैट मूविंग टॉप टू बॉटम रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट ऑफ आर इंक्रीजेस। जब आप टॉप से बॉटम जाओगे तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा, लेकिन अगर आप बॉटम से ऊपर जाने लगोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होने लगेगा। और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने एसएचई से रिडक्शन पोटेंशियल्स कैलकुलेट करके ली। ठीक है, यस। तो मैम इतना तो समझ आया, पर इसका यूज क्या है, क्यों हम रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बेटा 3-4 वर्ड्स हैं जो अब आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि यही आपके फ्यूचर में यूज होंगे बेटा। द फर्स्ट वर्ड इज रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, पहला वर्ड है रिडक्शन पोटेंशियल, उसके बाद में आएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अब मैं आपको इस चीज के बारे में समझाऊंगी। अब एक बात बताओ यार, जब मैं रिडक्शन बोलती थी तो आपको पता था मैम रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस होना, रिड्यूस होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अब अगर आपके पास में 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों ही रिड्यूस होना चाह रहे हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, लेट अस से आपके पास ए है और बी है। मान लो कि ए भी रिड्यूस होना चाहता है, बी भी रिड्यूस होना चाहता है, लेकिन ए ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है, ए ज्यादा जल्दी रिड्यूस हो जाता है एज कंपेयर टू बी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो आप कहोगे मैम ए का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वो उसकी खुद का पोटेंशियल है कि वो जल्दी रिड्यूस हो जाता है। तो मैम
ए हैज मोर रिडक्शन पोटेंशियल। तो बेसिकली बेटा जो आपकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज होती हैं वो आपको ये बताती हैं कि कौन कितना ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है, कौन कितना ज्यादा जल्दी रिड्यूस होना चाहता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल, यहां से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल इज द, it is the ability of an element to reduce itself। ठीक है, जो जितना ज्यादा रिड्यूस होगा वो उतना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाला होगा। अगर मैंने बोला ए का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है बी के कंपैरिजन में, यानी कि ए ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है बी से, कौन दोनों में से जल्दी रिड्यूस होगा, ए पहले रिड्यूस हो जाएगा, राइट। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल समझ आया तो सेकंड मैम आपसे पूछती हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब मैंने बोला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आई डोंट थिंक सो अब इसमें कोई इश्यू आएगा यार। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर मैम बोल रही हैं तो मैम इसका मतलब है ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी, कौन ऑक्सीडाइज होना चाहता है। तो यानी कि आप क्या कह सकते हो मैम, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। ठीक है, कि वो खुद को कितना ऑक्सीडाइज कर सकता है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, अब बेटा इन दोनों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको नोट करवाने वाली हूं, दैट इज हर एक एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है, लेकिन जो ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है वो उतना ही कम ऑक्सीडाइज होना चाहता है। हाँ मैम, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, दैट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट will be inversely proportional to the oxidation potential। जो ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है वो उतना ही कम ऑक्सीडाइज होना चाहता होगा। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, तो यानी कि जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, परफेक्ट। तो यहां तक आई डोंट थिंक सो किसी को कोई भी डाउट आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद में दो और वर्ड्स आते हैं, और वो वर्ड्स क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इस सब में कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए समझा रही हूं। अब लिखो रिड्यूसिंग एजेंट। देखो आप अपनी लाइफ में मूवीज तो सबने देखी हैं, हाँ, तो बेटा मूवीज में हमने क्या देखा है, लोग जो बहुत ज्यादा रिच होते हैं, जिनके पास बहुत फ्री का पैसा होता है, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर एजेंट हायर करते हैं और उनके ऊपर क्या करते हैं, स्पाई करने की कोशिश करते हैं। वो बोला आप देखा आपने, जिसे हम वो बोलते थे डिटेक्टिव जो होते हैं, वो बेसिकली क्या है, वो एजेंट्स है ना। हाँ मैम, वो एजेंट्स क्या करते हैं, वो आपके लिए काम करते हैं। आपने बोला कि यार उसके बारे में मुझे सारी चीजें पता करके बताओ, तो वो आपके एजेंट है। हाँ, तो वो आपके लिए काम कर रहे हैं और जो काम आप बोल रहे हो वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि एजेंट्स क्या हुए भाई, जो दूसरे के लिए काम करते हैं, वो खुद के लिए काम नहीं कर रहे, वो खुद के लिए स्पाई नहीं कर रहे, वो दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, है ना। यस, तो बेटा सेम उसी तरह से अगर एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो किसी और के लिए काम कर रहा है, खुद के लिए काम नहीं कर रहा। तो एक रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि एजेंट तो दूसरे के लिए काम करता है। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, यानी कि दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि भाई तुम गेन कर लो, रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना। अगर आप दूसरे की हेल्प कर रहे हो रिड्यूस होने में, तो बेसिकली आप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो कि यार ले इलेक्ट्रॉन और तू रिड्यूस हो जा। तो अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, दैट इज यू आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, खुद इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को रिड्यूस कर देता है ना। तो मैम यहां से हमें समझ आया कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, विच ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ एंड reduces the other।
खुद तो ऑक्सीडाइज होगा लेकिन दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो वो उससे लेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को रिड्यूस करता है। सेम उसी तरह से अगर मैम आपसे पूछती हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा भाई? बहुत ही आसान है मैम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, है ना। दूसरे को ऑक्सीडाइज कैसे करेगा यार? अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो यानी कि वो उसको हेल्प कर रहा है ऑक्सीडाइज होने में, तो वो ऑक्सीडाइज कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लूं तो आई एम हेल्पिंग हिम ना, कि तुम ऑक्सीडाइज हो जाओ। हाँ, तो यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीडाइजेज others and reduces itself और खुद को रिड्यूस कर देता है। तो इट ऑक्सीडाइजेस द अदर्स एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ। ओके, तो अब मैम ये भी समझ आ गया। तो बेटा आपको रिडक्शन पोटेंशियल समझ आ गया, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल समझ आ गया, आपको रिड्यूसिंग एजेंट समझ आ गया, आपको रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ आ गया। दो और वर्ड्स होते हैं विच इज रिड्यूसिंग पावर एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब खुद सोच के बताओ मैम कि अगर किसी की रिड्यूसिंग पावर बहुत ज्यादा है तो यानी कि मैम दूसरे को रिड्यूस करने की पावर बहुत ज्यादा है। पावर क्या होता है यार? किसी और को दिखाते हो ना आप अपनी पावर। हाँ, खुद के अंदर खुद पे अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उसमें कौन सी पावर? दूसरे पे कुछ कर रहे हो, दैट इज पावर ना। अगर आप दूसरे को मार सकते हो तो दैट इज योर पावर, है ना। खुद को मारने में कौन सी पावर होती है भाई? तो ये बात याद रखना कि पावर भी दूसरे के लिए ही होती है। यानी कि मैम अगर हम इस रिड्यूसिंग एजेंट की जगह पे रिड्यूसिंग पावर भी वर्ड सुन लें तो उसका मतलब भी सेम ही होता है कि दूसरे को वो रिड्यूस करता है और खुद वो ऑक्सीडाइज होता है। और मैम अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दो या फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर बोल दो, एक ही बात है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, यस। तो अब मैम इतना भी क्लियर हो गया है, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड रुको, मैं ना इसको नीचे लाती हूँ, फिर मैं आपको और कुछ भी बताना चाहती हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। तो अब मैम आपको क्या बताना चाहती हैं, यहां तक मैम हमें क्लियर हो गया। तो बेटा अगर मैं आपसे अब एक सवाल पूछूं, तो मुझे उसका जवाब खुद सोच के देना कि एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा या ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा? सोचते हैं। मैम अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। हाँ मैम। तो अगर वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है तो वो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। हाँ मैम। तो वो अगर बेटा खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो उसका खुद का कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए? मैम अगर वो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। तो यानी कि ये होगा, तो अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट हैज हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अगेन बोल रही हूं, अगर रटोगे बेटा तो भूल जाओगे, रटना नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। अगर खुद को ऑक्सीडाइज होना है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, खत्म बात। सेम इसी तरह से अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए या ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए? मैम अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अगर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो मैम वो खुद को रिड्यूस कर रहा है, और अगर वो खुद को रिड्यूस कर रहा है मैम तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। तो यहां से हम बोलेंगे दैट अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट will have higher reduction potential. ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे।
तो इस चीज को बेटा लिख लो, समझ लो, क्योंकि आपको जब तक ये नहीं पता कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, तब तक आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मैम साइड हो जाती हैं, ये सारी चीजें लिख लो बेटा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ये सब लिख लिया होगा। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। Arrange the following metals in the order in which they displace each other from the solution of their salts। तो बेटा ये आपका इंटेक्स क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन है, आई थिंक बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आ रही है? ठीक है, वॉइस तो मैम की आ रही है भाई, ये चेक कर लेते हैं कि वॉइस आ रही है कि नहीं। चलो अब हम देखते हैं मैम इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो बेटा अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैम ने बोला था कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वैसे वैसे क्या होता है मैम, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। यानी कि कोई भी एलिमेंट होगा वो ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके ए के अंदर ज्यादा जाना चाहेगा। तो मैम अगर नीचे रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो बेटा ऊपर क्या हो रहा होगा, ऊपर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होगा। यानी कि जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो कौन सी रिएक्शन ज्यादा दिखाना चाहेगा, वो ए से ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में ज्यादा जाना चाहेगा। तो अब ये आपसे बोलता है कि आपको अरेंज करना है मेटल्स को इन ऑर्डर दैट दे कैन डिस्प्लेस ईच अदर। तो बेटा डिस्प्लेस करने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर लिखो for displacing oxidation potential should be more, oxidation potential should be more। ठीक है, जब किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वो ये वाले आयन की टेंडेंसी में जाने, आयन की फॉर्म में जाने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। तो अगर वो आयन की फॉर्म में जाने की बच्चा टेंडेंसी ज्यादा रखेगा तो फिर वो उसको उतना ही ज्यादा जल्दी डिस्प्लेस कर पाएगा। तो इस चीज को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाले पॉइंट में भी लिख लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो मैम यहां पर हम ये बोलेंगे दैट ऐसे जब हम ऊपर मूव करेंगे तो मैम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, मैम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, एंड टेंडेंसी टू डिस्प्लेस द आयन इंक्रीजेस, एंड टेंडेंसी टू डिस्प्लेस आयन इंक्रीजेस। ये सारी चीजें मैं आपको लिखवा देती हूं ताकि कभी भी कोई इशू ही ना आए। ठीक है, पहले हम यही करते हैं, फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया है। तो पहले बच्चा आप नोट्स लिख लो। नोट्स में आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के हम क्या समझते हैं मैम, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के मैम हम सबसे पहले ये समझते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0। ठीक है, यस। तो सेकंड हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ एलिमेंट्स लाइंग बिलो हाइड्रोजन विल बी पॉजिटिव। तो लिखो बेटा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स लाइंग बिलो हाइड्रोजन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि नीचे वाले ज्यादा रिडक्शन करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स लाइंग अबव हाइड्रोजन विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव। हाँ, क्योंकि ऊपर वाले मैम रिडक्शन नहीं करना चाहते तो उनकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगी। यहां तक बेटा हमने एनालाइज कर लिया। इसके अलावा और क्या क्या चीजें एनालाइज की, एज वी मूव टॉप टू बॉटम रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो मैम फोर्थ हो जाएगा एज वी मूव टॉप टू बॉटम रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, एज यू मूव
टॉप बॉटम टू अप, अगर आप नीचे से ऊपर जाते हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, एज वी मूव टॉप टू बॉटम लिखा है, यस, एज वी मूव बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से ऊपर जाओगे तो फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होता है। तो एज वी मूव बॉटम टू टॉप, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं मैम, परफेक्ट बेटा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। आगे देखो, आगे देखो। अब मैंने आपको बोला कि ऊपर वाले जो होते हैं वो ज्यादा अपनी आयनिक फॉर्म में जाने की टेंडेंसी रखते हैं, जो जितना ऊपर होगा वो उतना ज्यादा अपने आयंस की फॉर्म में जाना चाहेगा, और जो जितना ज्यादा अपने आयंस की फॉर्म में जाना चाहता है वो उतना ज्यादा डिस्प्लेस करने की टेंडेंसी रखता है। तो सिक्स्थ स्टेटमेंट हो जाएगा दैट कैसे लिखें इसको, द एलिमेंट्स अबव the elements in the electrochemical series with more oxidation potential has the tendency to displace the other ion, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिखते हैं, तो elements in the electrochemical series elements in the electrochemical series with higher oxidation potential, with higher oxidation potential or which are higher in electrochemical series have tendency to displace the bottom one. Elements below them, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो अगर आपके पास में कैल्शियम और एल्यूमिनियम है तो कैल्शियम के पास टेंडेंसी है कि वो एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकती है, पर एल्यूमिनियम के पास टेंडेंसी नहीं है कि वो कैल्शियम को डिस्प्लेस कर पाए, ठीक है। तो ये आपको ये समझाना चाहता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमने जितनी चीजें एनालाइज की वो सारी तो हमने यहां लिख दी, लेकिन अभी भी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बाकी हैं, तो वो हम अभी लिखेंगे। मैम साइड हो रही है, वीडियो को पॉज करो और बेटा इस चीज को लिखो, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज को लिख लोगे। अब आपको मुझे ये बताना है कि मैम हमें पता है कि जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो बेटा अगर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो यानी कि खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। अगर खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी बढ़ रही होगी, यस। तो मूविंग टॉप टू बॉटम हम क्या कह सकते हैं, वी गेट बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो हम क्या कह सकते हैं, मूविंग टॉप टू बॉटम वी गेट बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो आपको बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप बॉटम टू टॉप मूव करोगे, मूविंग बॉटम टू टॉप, यानी कि इस बार आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो आपको पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, यानी कि खुद को ऑक्सीडाइज करने की पावर बढ़ रही है। तो अगर खुद को ऑक्सीडाइज करने की पावर बढ़ रही है तो दूसरे को रिड्यूस करने की भी पावर बढ़ रही है, यानी कि मैम मूविंग बॉटम टू टॉप रिड्यूसिंग बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, वी गेट बेटर रिड्यूसिंग एजेंट्स। इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है वो बस यही है बेटा। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपका कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। यस मैम, तो ये चीज को भी लिख लो, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हम बीच में छोड़ा था हमने, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को पॉज करो और खुद क्वेश्चन करो, मतलब लिख लो इस चीज को पहले।
चलो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है दैट आपको इन एलिमेंट्स को अरेंज करना है, आपको इन एलिमेंट्स को इंक्रीज इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन डिस्प्लेस करेगा? जो सबसे ज्यादा ऊपर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके सामने है बेटा, कौन सबसे ऊपर है? कहां है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? ये रही मैम सबसे ऊपर। अगर हम यहां पर देखें तो कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और क्या है? एल्यूमिनियम। कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक। ठीक है भाई, देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन गायब हो गया भाई, क्वेश्चन गायब हो गया। ये रहा, इस क्वेश्चन को इससे रिलेट करना है। ठीक है बेटा, सबसे ऊपर है कैल्शियम, कैल्शियम तो है नहीं, मैग्नीशियम और जिंक में से ऊपर है मैग्नीशियम और फिर आएगा जिंक। तो बेटा मैग्नीशियम सबको डिस्प्लेस कर देगा, उसके बाद में जिंक है। सबसे ऊपर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम तो सबको डिस्प्लेस कर देगा, उसके बाद में जिंक है, जिंक के बाद में आई थिंक आयरन है, उसके बाद में आयरन है, आयरन के बाद में आपके पास में नहीं जिंक से भी पहले बेटा एल्यूमिनियम है, फिर है जिंक, फिर है आयरन और आयरन के बाद है आपके पास में कॉपर। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है जो सबको डिस्प्लेस करेगा, फिर एल्यूमिनियम है जो इन तीनों को डिस्प्लेस करेगा, फिर जिंक है जो इन दोनों को डिस्प्लेस करेगा, आयरन है कॉपर को करेगा और कॉपर किसी को डिस्प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैम ये हमें क्लियर हो गया है। अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल करते हैं बेटा। गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स अरेंज दीज मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। इनमें से किसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है? मैम अगर आप रिड्यूसिंग पावर की बात कर रहे हो तो इसका मतलब है कि दूसरे को रिड्यूस करना है। अगर दूसरे को रिड्यूस करना है तो खुद को क्या करना है? खुद को मैम ऑक्सीडाइज करना है। तो दूसरे को रिड्यूस करने के लिए बेटा आपको खुद को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। तो यानी कि यू हैव टू फाइंड मोर ऑफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो आपको सबके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स फाइंड आउट करने हैं। मैम ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले आप सबके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स निकालो बेटा। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है दैट K प्लस 2K, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा और बेटा इसकी वैल्यू आपको दी हुई है -2.93 वोल्ट। ये बात समझ आ रही है? यस। तो ये तो इसका मैम रिडक्शन पोटेंशियल है। ये तो इसका क्या है बेटा? रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ना। ये जो एरोज होते हैं बेटा ये आपको पूरी की पूरी रिएक्शन की इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन प्लस K प्लस गिव्स यू K, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इस रिएक्शन को उल्टा कर दो। अगर आपने इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया तो मैम ये ऐसे हो जाएगी K से K प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहां पर आपका जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। जब भी आप किसी रिएक्शन को उल्टा करते हो तो आपने शायद ये इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि जब भी कोई रिएक्शन को हम उल्टा करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, बस एक माइनस साइन लग जाता है। सेम उसी तरह से बेटा यहां पर अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को उल्टा करती हूं तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है दैट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ऑलवेज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ये है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ -2.93 विच इज इक्वल टू प्लस ऑफ 2.93 वोल्ट। तो मैम मुझे पता चल गया कि ये वाली जो रिएक्शन है इसको आप K से K प्लस लिखो और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो प्लस 2.93 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर बेटा पहला वाला पार्ट आ गया तो दूसरे वाले पार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दूसरे वाले में क्या हो रहा है? Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि मैम रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, तो Ag से Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा और इसके लिए जो वैल्यू हो जाएगी वो -0.8 वोल्ट हो जाएगी, है ना? हाँ, तो चलो ये वाला देख लेते हैं। मैम ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो मैम इसको उल्टा करेंगे तो Hg से Hg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होगा और मैम ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी -0.79 वोल्ट। ठीक है, अगला देखो बेटा, अगला है मैग्नीशियम। ठीक है, अगर आप मैग्नीशियम की बात करोगे तो मैग्नीशियम के लिए मैम Mg से Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा और ये वैल्यू मैम +2.37 वोल्ट हो जाएगी।
सिमिलरली बेटा कॉपर टू कॉपर 3+, तो ये कॉपर से मैम कॉपर 3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन होगा और ये वैल्यू मैम प्लस 0.74 वोल्ट हो जाएगी। आपको पता है कि जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो उतना ही बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। आपने सबके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिए हैं, तो क्या करो, बस अब देख लो किसका सबसे ज्यादा वैल्यू है, वही आपका सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहां है 2.93 प्लस का, यहां पे है 2.37 प्लस, तो यानी कि मैम सबसे बेटर तो पोटेशियम है। तो बेटा सबसे पहले तो आपको यहां पे पोटेशियम लिखना पड़ेगा, क्योंकि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 2.93 सबसे ज्यादा है। उसके बाद में मैम मैग्नीशियम का है, क्योंकि मैग्नीशियम का 2.37 प्लस का है, तो नेक्स्ट बेटा आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। उसके बाद में देखो इससे बड़ी वैल्यू प्लस में कहां आ रही है, ये 0.79 है और ये 0.8 है, वो माइनस का है पर, ठीक है, तो ये भी माइनस का 0.79 है, ये प्लस का 0.74 है, तो मैम नेक्स्ट जो होगा वो क्रोमियम होगा। अब बेटा प्लस वाली वैल्यूज खत्म हो गई, अब माइनस वाली में देखो कि कम नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, तो मैम कम नेगेटिव वैल्यू इन दोनों में से तो Hg है, तो नेक्स्ट बेटा आपका Hg हो जाएगा और Hg के बाद जो लास्ट होगा वो आपका सिल्वर होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, बट अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो क्लियर हो जाएगा। जो आपको ये E0 वैल्यूज दी होती हैं, ये आपको साइन बताती हैं कि ये रिडक्शन दिया हुआ है या ऑक्सीडेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले करेक्ट पोटेंशियल निकालो, उसी से आप अपने आंसर्स को करेक्ट कर पाओगे। और ये NCERT का क्वेश्चन है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इसको नोट करो। मैम 1 मिनट पानी पी रही हैं, फिर हम आगे और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। करें शुरू, अभी तक नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। कहता है डिपिक्ट करो गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन दिस टेक्स प्लेस। अब हमें इसमें आपको गैल्वेनिक सेल बताना है पहले, जिसमें ये वाली सेल रिएक्शन टेक प्लेस करती है। तो मैम जिंक है मेरे पास सॉलिड, प्लस 2Ag प्लस एक्वस में है, फिर मुझे जिंक 2+ मिल रहा है और फिर मुझे 2Ag सॉलिड मिल रहा है। तो बेटा जब ऐसी रिएक्शन आती है तो मैम सबसे पहले हम देखते हैं कि हाफ सेल रिएक्शंस कौन सी हैं। तो जिंक जो है मैम जिंक 2+ के साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा। देखो बेटा जिंक से जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में जा रहा है ना, तो मैम ये क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैम ये एनोड होगा, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं। आगे देखो बेटा सिल्वर वाला क्या है पहले लिख लो फिर समझ लेना। यहां पर आपके पास 2Ag है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, तो ये आपको 2Ag सॉलिड दे देगा। तो बेटा यहाँ क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैम रिडक्शन, और ये क्या हो जाएगा बच्चा, कैथोड। इसको क्या कहते हैं, कैथोड, ठीक है, परफेक्ट। एनोड हो गया मैम, कैथोड हो गया मैम, तो यानी कि मैम हम सेल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, हम बनाएंगे सॉल्ट ब्रिज। इस साइड लिखेंगे एनोड, तो इधर आ जाएगा जिंक 2+ एक्वस और मैम जिंक सॉलिड। इस साइड आ जाएगा मैम Ag+ एक्वस और इधर आ जाएगा Ag सॉलिड। तो ये आपने बेटा सेल रिप्रेजेंटेशन तो कर ली, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे देखो, फर्स्ट कहता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। बेटा यानी कि गैल्वेनिक सेल के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज्ड होता था। मैम जहां पर इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा वही तो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होगा, और बेटा एनोड के अंदर इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा था, तो मैम एनोड होता है गैल्वेनिक सेल में नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा एनोड। दूसरे पेन से लिखूं, इसका आंसर हो जाएगा एनोड। एंड बेटा आप ये भी लिख सकते हो कि कौन सा इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये सवाल आप ऐसे करोगे। आगे पूछता है दैट द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल आर। बेटा सेल के अंदर कौन से कैरियर्स होते हैं,
सेल के अंदर पूछ रहा है, आउट नहीं पूछ रहा, मतलब कि आपका जो सेटअप है ना उसके अंदर पूछ रहा है। तो देखो बेटा, अंदर सोल्यूशन के तो आयंस कैरियर्स होते हैं, लेकिन बाहर इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स होते हैं। तो आप दोनों चीजें लिख देना। जब क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए कि एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे आउटर सर्किट के अंदर, और इनर सर्किट के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो हमारे आयंस होते हैं। ठीक है, चलो अगला मैम, तो इसमें आप दोनों चीजें लिखोगे। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, हमने लिखी दी है इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा है। अब कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो जो चीजें पढ़ी हैं उनको यूज करना है। पहला कहता है दैट हाउ वुड यू डिटरमिन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम दिस। अगर आपको इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो बेटा सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट मैम इसको हम विद रिस्पेक्ट टू SHE दैट इज योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिस्पेक्ट में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर आपको इसका क्या करना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो बेसिकली आपको इसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना है तो आप एक साइड ले लो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड और एक साइड ले लो आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, फिर आप क्या करोगे मैम, जैसे हमने पहले बार किया था बेटा, ई नॉट ऑफ सेल तो आप एक्सपेरिमेंटली निकाल लोगे, एक्सपेरिमेंटली निकाल लेंगे मैम। फिर आप एक को कैथोड लोगे, एक को एनोड लोगे। तो मैम इसका तो पता नहीं, पर इसकी वैल्यू पता है, 0 होती है। ठीक है, तो ई नॉट ऑफ सेल जब आ गया है तो ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड। जिस भी साइड आप SHE को लिख रहे हो उसकी वैल्यू 0 पुट कर देना, दूसरे वाला आप उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैलकुलेट करोगे। अगर किसी को कोई भी स्टिल डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं आपका ये डाउट भी सॉल्व करूं। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले कर चुकी हूं बेटा, जब मैंने आपको कहा था कि 2 इलेक्ट्रोड लो, कोई भी एक को आप कैथोड ले लो, एक को एनोड ले लो, ई नॉट ऑफ सेल एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लो, फिर कैथोड माइनस एनोड ही तो कैलकुलेट करना है, जिसमें से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आपको पता है कि 0 होता है, so you can calculate accordingly। ठीक है, यस, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन अ जिंक पॉट। तो वो बोलता कि क्या आप एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को जिंक पॉट में स्टोर कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? बहुत इजी है बेटा, और ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है यानी कि CuSO4 सोल्यूशन होगा। मैम CuSO4 सोल्यूशन का मतलब है दैट आई हैव Cu2+ आयंस एक्व स्टेट के अंदर, है ना? यस और बेटा जिंक की पॉट है, यानी कि जिंक जो है वो सॉलिड में प्रेजेंट है आपके पास में, तो मैम आप यहां लिख दो जिंक सॉलिड। तो बेटा वो आपसे पूछना चाहता है कि क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं। क्या आप कॉपर 2+ को जिंक के साथ जब रखोगे तो क्या जिंक के अंदर सिर्फ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे तो जिंक ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है, यानी कि जो जिंक है वो Zn2+2 इलेक्ट्रॉन में ज्यादा जाना चाहता है एज कंपेयर टू कॉपर। तो यानी कि मैम हम कहेंगे दैट जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर 2+ आयन। तो जो Zn+2 होगा ना बेटा वो आपका कॉपर 2+ आयन को डिस्प्लेस कर लेगा, और जब ये इसको डिस्प्लेस कर लेगा तो वो खुद तो जिंक 2+ में चला जाएगा और कॉपर को सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा। अरे यार कहानी बदल गई ना, कहानी बदल गई ना। जहां पे डिस्प्लेसमेंट हो जाए, अगर जिस कंटेनर के अंदर आप कुछ स्टोर कर रहे हो अगर वही रिएक्शन कर दे तो फिर क्या आप वो चीज उसमें स्टोर कर सकते हो? नहीं, आप उसी में स्टोर कर सकते हो जिसमें कोई रिएक्शन ना हो, इनर्ट हो। लेकिन यहाँ पे तो मैम रिएक्शन हो गई। तो बेटा आप कभी भी कोई एक्वस सोल्यूशन को ऐसे सॉलिड के कंटेनर में नहीं स्टोर कर सकते जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उससे ऊपर आता हो। हमेशा आप किसी भी सोल्यूशन को ऐसे एलिमेंट या फिर ऐसे कंटेनर में ही स्टोर कर सकते हो जो उससे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आए, क्योंकि ऊपर वाला अगर आया तो वो तो उसको डिस्प्लेस ही कर लेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो और फिर सोचो कि अगर उसने डिस्प्लेस कर लिया तो नहीं स्टोर कर सकते, और अगर नहीं डिस्प्लेस किया तो फिर स्टोर कर सकते हैं। तो हेयर वी विल से दैट नो वी कैन नॉट स्टोर as zinc is more electropositive and
will displace copper from its aqueous solution, from its aqueous solution। फिर क्या करना, ये लिखना और फिर ये वाली पूरी रिएक्शन इसके सामने लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया कि यू कैन नॉट स्टोर। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन। अगला कहता है दैट कंसल्ट द टेबल ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल्स, यानी कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखनी है, एंड सजेस्ट 3 एलिमेंट्स दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयंस अंडर सूटेबल कंडीशंस। तो बेटा अगर आपको फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करना है, अगर आपको किसी और को ऑक्सीडाइज करना है, तो आपको खुद को रिड्यूस करना है। तो खुद को रिड्यूस कौन करेगा, ऐसे एलिमेंट्स जो आयरन से नीचे होंगे, क्योंकि उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वो खुद को ज्यादा रिड्यूस करना चाहते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जो आयरन से नीचे होंगे, वो कोई भी 3 एलिमेंट्स लिख दो, वो खुद रिड्यूस होंगे और आयरन को ऑक्सीडाइज करेंगे। लेकिन अगर आपने आयरन से ऊपर वाले एलिमेंट्स ले लिए, तो आयरन के ऊपर वाले एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयरन से ज्यादा होगा, तो यार वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और अगर वो खुद ऑक्सीडाइज हो गए तो आयरन को थोड़ी ऑक्सीडाइज करेंगे। यस, तो आयरन को अगर ऑक्सीडाइज करना है तो ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो खुद को रिड्यूस करें और दूसरे को ऑक्सीडाइज करें। तो यानी कि मैम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम कहेंगे कॉपर जो होता है वो आयरन से नीचे आता है, सिल्वर जो होता है वो आयरन से नीचे आता है, इनफैक्ट हाइड्रोजन भी आयरन से नीचे आता है। तो ये तीनों जो हैं reduces themselves as reduction potential is more than iron and oxidizes iron। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऑक्सीडाइज कर रहा है और कौन सा रिड्यूस कर रहा है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो यार। क्वेश्चन कहता है दैट ई नॉट ऑफ Br2 टू Br माइनस दिया हुआ है, सारे दिए हुए, एंड यू हैव टू फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले हमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या चाहिए, अगर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो वो खुद को रिड्यूस कर रहा है। हाँ, तो खुद को रिड्यूस करने के लिए ज्यादा क्या चाहिए, ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो यू विल से दैट यू नीड मोर रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर आपके पास में क्या दिया हुआ है, रिडक्शन दिया हुआ है या ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, वो देख लो बेटा। यहां पे 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां -1 है। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो मैम ये रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो हो जाएगा उल्टा इसका, दैट इज -1.06 वोल्ट। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी देख लेते हैं। ये 0 है, ये -1 है, यानी कि ये भी आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो हो जाएगा इसका -1.36 वोल्ट। ठीक है, यहां पे देखो बेटा, यहां पे 0 और ये भी -1, तो ये भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा इसका, -2.85 वोल्ट, -2.85 वोल्ट। यहां पर देखो बेटा अगेन 0 और -1, तो मैम रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो -5.3 वोल्ट हो जाएगा। आपको अभी रिडक्शन पोटेंशियल देखने हैं। देखो किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, यानी कि व्हाइट वाली वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है मैम, ये +2.85 है F2, ये +1.06 है 111। तो मैम सबसे ज्यादा F2 है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो वो खुद सबसे ज्यादा रिड्यूस होगा, दूसरे को सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा, तो खुद सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं दैट F2 जो है वो आपका सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि F2 ही तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना F- के F2 ही रिड्यूस हो रहा है ना F- में। हाँ, और फिर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। चलो ये क्लियर हुआ। तो रिड्यूसिंग एजेंट सोचो, खुद सोचो, मैं नहीं बता रही हूं, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो पहले। अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हो तो आप कहोगे मैम अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। और अगर खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए ज्यादा, ताकि वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन सके। खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा।
तो अब आपको सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। जो येलो वाले हैं सारे वो आपने अभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स कैलकुलेट किए हैं, तो देख लो किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। मैम सारे के सारे ही नेगेटिव वैल्यूज हैं बेटा, तो आपको देखना है कि सबसे कम नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, वो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर होगा। तो इसमें सबसे कम नेगेटिव वैल्यू कौन सी है यार? मैम I2 जो है वो सबसे कम नेगेटिव वैल्यू आ रही है, विच इज -0.53 वोल्ट। -0.53 वोल्ट आ रही है, इसका मतलब है दैट मैम I2 जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा? सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। परफेक्ट, ओके, अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो और अब ट्राई करो यार। क्वेश्चन कहता है कि मेटल आपको दिया हुआ है और रिडक्शन पोटेंशियल्स आपको दिए हुए हैं। आपको दिख भी रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर Mn+ है तो मैम n इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड करोगे तो आपको m मिलेगा, है ना? हाँ, तो चलो देखते हैं यहां पर। मैम A जो है वो है -3.05 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल सबके दिए हुए एंड यू हैव टू टेल दी रिड्यूसिंग पावर ऑर्डर। बेटा रिड्यूसिंग पावर क्या होता है मैम? दूसरे को ऑक्सीडाइज करना और खुद को, सॉरी, रिड्यूसिंग पावर मतलब मैम दूसरे को रिड्यूस करना और खुद को ऑक्सीडाइज करना। तो मैम अगर कोई अच्छा रिड्यूसिंग पावर वाला एलिमेंट है तो उसको खुद को ऑक्सीडाइज करना है, तो मैम मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटर इज द रिड्यूसिंग पावर, राइट? तो बेटा आपको करेक्ट ऑर्डर कैसे मिलेगा? जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा, उसकी उतनी ही ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी। तो सबके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अगर ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं तो क्या करो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स कैलकुलेट कर लो। ठीक है, हमें पता है दैट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो लिख देते हैं यार, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? +3.05 वोल्ट। ये क्या हो जाएगी? +2.90 वोल्ट। ये हो जाएगी +2.71 वोल्ट। ये हो जाएगी +2.37 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है, कोई इशू नहीं है यहां तक? परफेक्ट। अब देखो किसका सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, प्लस में किसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है मैम? ए की। तो बेटा ए की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। उससे कम किसकी वैल्यू है मैम? 2.97 बी की। उससे कम बेटा सी की और फिर डी की। तो ये होगा आपका करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो जो भी क्वेश्चन पूछा है पहले लॉजिकली सोचो कि वो जो पूछ रहा है वो आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, यस। चलो अगला सवाल करते हैं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी के जैसा है, बस आपको थोड़ा सा सोचना है और जवाब देना है। तो वीडियो को पॉज करो और पहले खुद ट्राई करना। क्वेश्चन कहता है दैट ई नॉट वैल्यूज मैम हमें दी हुई हैं, यू हैव टू फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है मैम जो दूसरे को रिड्यूस करे, तो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब मैम दूसरे को रिड्यूस करना है, खुद ऑक्सीडाइज होना है, और अगर खुद ऑक्सीडाइज होना है तो मैम दे नीड टू हैव मोर ऑफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। अब बेटा आपको इस क्वेश्चन में ये देखना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए कि रिडक्शन पोटेंशियल दिए। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो मैम, ये 0 है, ये -1 है, तो बेटा ये तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना है तो वो -1.36 वोल्ट आ जाएगा। यहां पर देखो बेटा मैम, यहाँ पर 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ 0 है, तो बेटा ये फिर से आपको रिडक्शन ही दिया हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो हो जाएगा +0.74 वोल्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो ये बेटा +6 होती है और ये +3 होती है, पूरी की पूरी कैलकुलेट करनी पड़ती है। लेट अस से क्रोमियम इज 2x +7 × -2 विल बी इक्वल टू -2, तो 2x विल बी -14 विल बी इक्वल टू -2, तो बेटा x की वैल्यू +6 आ जाती है। तो +6 से +3 जा रहा है, अगेन ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आपको उल्टा करना पड़ेगा, 1.33 वोल्ट लिखना पड़ेगा।
इधर आ जाओ। इधर देखने के लिए मैम Mn जो होता है बेटा वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, यहाँ +2 में है, तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए -1.51 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ग्रीन वाले जो हैं वो आपके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हैं और जो व्हाइट वाले हैं वो सारे आपके रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं। तो अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, आपको पता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। देख लो कि प्लस में किसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए, तो मैम क्रोमियम में ही है प्लस, बाकी तो सारे ही माइनस हैं। तो यानी कि ये जो क्रोमियम वाला है वही आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब देखो क्रोमियम 3+ जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, क्योंकि क्रोमियम 3+ ही तो हो रहा है ना, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। तो क्रोमियम 3+ जो है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है बेटा, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। अगेन मैम पहले आप उस क्वेश्चन को लिख लो, ठीक है, मैं साइड हो जाती हूँ, यू राइट दिस क्वेश्चन एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, क्लियर है, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहता है दैट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ 3 मेटालिक कटायंस, आपको x, y और z कटायंस दिए हैं और उनकी रिडक्शन वैल्यूज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ, ये मेरे को रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं और ये मेरे मेटल्स हैं या कटायंस हैं, x है, y है और z है। वैल्यूज है मेरे पास 0.52, -3.03 एंड -1.18। ठीक है, बोलता है द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेटल इज। तो आपको बेटा रिड्यूसिंग पावर पूछा है, तो रिड्यूसिंग पावर का मतलब है मैम दूसरे को रिड्यूस करना, खुद को ऑक्सीडाइज करना। दूसरे को रिड्यूस करना, खुद को ऑक्सीडाइज करना। तो खुद को ऑक्सीडाइज करना है तो मैम दे नीड टू हैव मोर ऑफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और मैम ये तो आपने रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हैं, तो बेटा इनका नेगेटिव निकाल के आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स आएंगे, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, -0.52 +3.03 एंड +1.18। यही है वैल्यूज, यस। तो देख लो कि किसका ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। किसका है ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैम, सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो Y की दिख रही है, तो बेटा वो सबसे बेटर रिड्यूसिंग पावर होगी उसकी, तो Y आ जाएगा। उससे कम किसी है मैम, Z की है, तो फिर Z आ जाएगा और फिर बेटा आपका X आएगा। तो Y Z X कोई ऑप्शन है क्या, Y फिर Z और X, यस। तो बेटा ऑप्शन 1 जो है, A जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को बच्चा सॉल्व करना पड़ेगा। अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कहता है दैट ईएमएफ ऑफ द सेल रिएक्शन, आपको एक सेल रिएक्शन दिया है और इसका ईएमएफ आपको दिया हुआ है और आपको ई नॉट वैल्यू ऑफ कॉपर 2+ भी दिया है। यू हैव टू फाइंड द ई नॉट वैल्यू ऑफ Ag + 2 Ag। तो अब मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूं कि कैसे हम ईएमएफ कैलकुलेट करते थे। अगर आप कोई भी एक SHE ले लेते थे और दूसरा निकालते थे ना, वही वाला फॉर्मूला यूज करना है मैम। वी नो दैट, ओके, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, वीडियो पॉज करनी है, खुद ट्राई करना है, ठीक है, यस। आई थिंक अब हम शुरू कर सकते हैं। तो बेटा ई नॉट ऑफ सेल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल्स होते हैं, ठीक है मैम। लेकिन बच्चे मुझे अभी तक यही नहीं पता कि मेरा कैथोड कौन सा और एनोड कौन सा है। तो इस रिएक्शन में कैथोड और एनोड निकालना तो हमें आता है। किस किस को रिलेट करना है भाई, इसको और इसको रिलेट कर दो और मैम इसको और इसको रिलेट कर दे। चलो करते हैं। तो अगर आपके पास 2Ag+ है और आपके पास Ag आ रहा है, तो मैम आप यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन करोगे तो आपको Ag मिलेगा। तो मैम यहाँ पर ये क्या हो रहा है बेटा, ये तो रिडक्शन हो रहा है। और मैम अगर ये रिडक्शन है तो रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे होता है। सिमिलरली मैम अगर दूसरी रिएक्शन देखें तो कॉपर 2+ जो है, कॉपर
क्या है, कॉपर सॉलिड है, वो कॉपर 2 प्लस में जा रहा है, तो मैम +2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होगा। यहाँ पे मैम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यानी कि बेटा ये क्या है, आपका ऑक्सीडेशन। और बेटा ये ऑक्सीडेशन है तो यानी कि ये एनोड पे हो रहा है। तो अब हमें कैथोड और एनोड पता चल गए। यस, ई नॉट ऑफ सेल हमें कितना दिया हुआ है, 0.46, दिस इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड। कैथोड आपका क्या है बेटा, एजी वाला है, तो यानी कि आप यहां पे लिख सकते हो एजी माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। एनोड कौन सा है, कॉपर वाला है, तो देख लेते हैं 0.46 इज इक्वल टू, हमें वैल्यू दी है कॉपर वाले की, एजी वाला हमें फाइंड आउट करना है, तो ई नॉट ऑफ एजी ऐसे लिख देते हैं, माइनस कैथोड वैल्यू आपको रिडक्शन, ध्यान से देख लेना कि रिडक्शन ही दिया है क्या, ई नॉट ऑफ 2 प्लस से 0 है, तो यस मैम ये रिडक्शन पोटेंशियली दिया हुआ है, और ये वैल्यू आपको कितनी दी है, 0.34। तो बेटा E naught of Ag will be equal to 0.46 plus 0.34 which is equal to 0.7 नहीं 0.81 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.81 वोल्ट। ठीक है, यस। तो ईएमएफ अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर पॉजिटिव ईएमएफ आता है तो हमें पता है कि रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। तो 0.81 वोल्ट, कैलकुलेशंस बर्बाद करी है क्या मैंने, हाँ क्योंकि मैम ये 0 होगा मैथ्स राइट। तो 0.80 वोल्ट दैट इज ऑप्शन ए जो है वो आपका बेटा करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है दैट कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ फॉर द फॉलोइंग सेल्स। ये आपको एक और सेल दिया हुआ है बेटा, आपको इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो ये मैम आपको होमवर्क दे रही है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन योर सेल्फ बच्चा, ठीक है। अगेन वही देखना है, कैथोड देखो, एनोड देखो, ई नॉट ऑफ सेल वैल्यू दी होगी, कैथोड और एनोड की वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल में ही वहां पे पुट करना और सॉल्व कर देना, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट जो है वो ये है कि हम अब नर्स्ड इक्वेशन पर पहुंचने वाले हैं। नर्स्ड इक्वेशन क्या होती है, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ बेटा। अभी तक जो आप ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे थे वो आप स्टैंडर्ड स्टेट दैट इज SATP कंडीशंस के ऊपर ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। यस मैम, हम उसे ई नॉट वैल्यू कह रहे थे, लेकिन क्या जरूरी है कि हर बार वही कंडीशंस होंगी, नहीं, अलग अलग कंडीशंस भी तो हो सकती हैं। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशंस भी तो रिएक्टेंट्स की चेंज होंगी। तो बेटा जब ये सब होता है तो आप कैलकुलेट करते हो ईएमएफ, नॉर्मल ईएमएफ ऑफ द सेल। तो हम अब वो कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड ने हमें किसी भी प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन पे ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताया था, तो वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यस, तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आपके पास में ये पूरा का पूरा एक सेल है, तो इसका आप ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करेंगे, नॉट एट SATP कंडीशंस बट एट एनी अदर कंडीशन। तो यहाँ पे बेटा आपको पता है कि आपका एनोड जो होता है वो आपका जिंक 2 +2 इलेक्ट्रॉन्स में होता है, और जो आपका कैथोड होता है वो मैम आपका कॉपर वाला होता है, दैट इज Cu2 +2 इलेक्ट्रॉन विच गिव्स यू कॉपर, राइट। यस, तो ये हमने रिएक्शन लिख दी, और अब हम इसका ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द नर्स्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आप इसका ईएमएफ कैलकुलेट करते हो यूजिंग द नर्स्ड इक्वेशन, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मैम आपको वो समझाएंगी। सबसे पहले बेटा अगर इसकी नेट सेल रिएक्शन लिखें, तो इसकी नेट सेल रिएक्शन में मैम 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो जिंक प्लस Cu2+ विल गिव यू Cu+Zn2+ होता है, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। आपको अभी तक जो चीज आती है वो ये आती है कि मैम ई नॉट ऑफ सेल हम कैलकुलेट कर सकते हैं एज कैथोड माइनस एनोड। यहाँ पे कैथोड कॉपर वाला है, तो ई नॉट ऑफ कॉपर माइनस ई नॉट ऑफ एनोड विच इज जिंक, और दोनों के दोनों मैम रिडक्शन पोटेंशियल्स होने चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करते थे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहां पर इस हाफ सेल की बात करो, तो इस हाफ सेल का अगर आपको ई नॉट कैलकुलेट करना है, तो मैम ये तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये तो मैम SHE हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो 0 होगा, राइट। अगर आप इसकी रिएक्शन लिखोगे तो आप लिखोगे मैम H+ इलेक्ट्रॉन विल गिव मी हाफ
H2 गैस। तो ये बेटा आपका हाफ सेल हो गया है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो आपको पता है कि ER है, तो इसमें तो E नॉट ऑफ सेल आ ही नहीं सकता क्योंकि ये तो हाफ सेल है, हाफ सेल का कोई E नॉट सेल नहीं होता। ठीक है, यस। तो मैम यहां तक तो हमें क्लियर है, लेकिन नर्स्ट इक्वेशन कैसे यूज करनी है वो आप हमें समझा दीजिए। तो इस चीज को पहले हम पढ़ेंगे बेटा। टू कैलकुलेट Q द प्योर, अच्छा ठीक है, पहले मैं आपको Q कैलकुलेट करना बता देती हूं। अगर आपके पास में ये रिएक्शन है और इसका बेटा अब आपको थोड़ा सा अपना ना इक्विलिब्रियम वाला पार्ट याद करना है। कौन सा पार्ट याद करना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला पार्ट याद करना है। उसके अंदर कोई भी टेम्परेचर पे, इक्विलिब्रियम के अलावा कोई भी टेम्परेचर आता था तो आप Q कैलकुलेट करते थे ना, विच वॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स raised to the power of their stoichiometric coefficient divided by reactants की concentration raised to the power their stoichiometric coefficient, है ना। तो अगर इस रिएक्शन के लिए आप Q कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा मैम? कॉपर हमारा प्रोडक्ट है और जिंक हमारा प्रोडक्ट है। तो बेटा कॉपर तो सॉलिड है, याद है सॉलिड, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती थी 1 होती थी और वो Q में कभी भी यूज नहीं की जाती थी। ठीक है, तो यानी कि मैम यहाँ पर सिर्फ एक ही आयन है जिंक 2+, तो इसलिए हम जिंक 2+ को कंसिडर करेंगे। और क्योंकि मैम कॉपर सॉलिड है इसलिए उसको हम 1 ले लेंगे, तो वो हम नहीं यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमने लिख दी डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट में जिंक सॉलिड है और सॉलिड की हम नहीं कंसिडर करते तो 1 ले लेंगे, और कॉपर 2+ आयन है तो कॉपर 2+ को हम ऐड कर लिख देंगे, तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी कॉपर 2+। तो इस तरीके से आप Q की वैल्यू लिखते थे इक्विलिब्रियम में, तो ये यहाँ पे यूज होगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे Q की वैल्यू लिखना सिखा रही हूँ। सेम इसी तरह से मान लो अगर आप इस रिएक्शन के लिए बेटा Q की वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे? अगेन मैम प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपके पास में कोई प्रोडक्ट गैस है तो बेटा आप उसका पार्शियल प्रेशर लिखते हो, कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखते। तो आप कहोगे मैम दिस विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा हाफ है, तो मैंने पावर हाफ कर दिया है, डिवाइडेड बाय H+ आपका एक आयन है, यस, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन आप लिख सकते हो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो बेटा इस तरीके से आप Q वैल्यूज को लिखते हो हर रिएक्शन की। अगर आपको ये नहीं क्लियर है तो बेटा नेक्स्ट क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा इक्विलिब्रियम का ये वाला पार्ट आप रिवाइज कर लेना, ताकि आपको बस ये समझ आ जाए कि Q कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने यहाँ लिखा भी है दैट अगर आपको Q कैलकुलेट करना है तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशंस को इग्नोर कर देते हैं। जहां पे लिक्विड लिखा होगा उसको इग्नोर कर दो, जहां सॉलिड लिखा होगा उसको इग्नोर कर दो। ओके, ठीक है। एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स मस्ट बी इन मोलारिटी। और जो कॉन्सेंट्रेशंस लेते हो वो हमेशा मोलारिटी में ही लेते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, इन द एक्सप्रेशन ऑफ Q द प्रेशर ऑफ द गैसेस आर इन एटमॉस्फेयर। हमेशा जो प्रेशर लोगे वो एटमॉस्फेयर में ही लोगे, बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस आर इन मोलारिटी। तो ये 2-3 चीजें आपको बताई हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से हम कल अपनी क्लास में शुरू करेंगे अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब हम यहां पर कैलकुलेशन करेंगे EMF की। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बेटा फिर मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। आपको बस यहां तक रिवाइज कर आना है एंड देन मैम आपको आगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करवाएंगी। ठीक है, तो नर्स इक्वेशन कैसे यूज करनी है, कैसे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने हैं, ये सब के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज बेटा हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है। आज हमने ये पढ़ा है कि आप कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट निकालते हैं। तो बेटा कोई भी क्वेश्चन करने से पहले शांत दिमाग से सोचना कि आपको उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिक्वायर्ड है या रिडक्शन पोटेंशियल। रिएक्शन को देख के देखो कि आपको कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल पार्ट जो है वो यही है, तो आपको इसका ध्यान रखना है और फिर ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, यस, तो इतनी प्रैक्टिस कर लेना, मैक्सिमम प्रैक्टिस ही आपको इसमें एक्सेल कराने वाली है। सो प्रैक्टिस मोर एंड यू विल बी परफेक्ट। नेक्स्ट सेशन में हम नर्स्ट इक्वेशन डिस्कस करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।